किसान मित्रों, जैसे जैसे रबी सीजन में फसलों की बुआई होते जा रही है, वैसे वैसे इन फसलों में कीटों का हमला भी दस्तक देना शुरू कर चुका है। और यही नहीं, इस लौटते हुए मानसून की बारिश के कारण इन कीटों का हमला कई गुना बढ़ने वाला है। फिर चाहे सरसों की फसल हो, चने की फसल हो, मिर्च हो, टमाटर हो, बैंगन हो, ये कीट किसी भी फसल को नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं साल 2025 के रबी सीजन में नुकसान पहुंचाने वाले टॉप 5 कीटों के बारे में, और साथ ही में इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि इन्हें कंट्रोल कैसे किया जाए। तो अभी तक आपने कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। किसान मित्रों, आज के इस वीडियो के अंदर जो भी कीट मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, इन कीटों ने पिछले कुछ सालों में रबी सीजन में स्पेशली जो भी फसलें लगती ना, उनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो इन्हीं के डेटा के आधार पर ही मैं आपको बताऊंगा कि आने वाला जो सीजन है, यानी कि जो रबी सीजन है, इस सीजन में कौन से कीट आपकी फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, ताकि आप पहले ही प्रिवेंटिव तौर पर उनके लिए ट्रीटमेंट ले सके। किसान मित्रों, वीडियो को शुरू करते और बात करते हैं पहले कीट के बारे में, जिसका नाम है थ्रिप्स। थ्रिप्स एक ऐसा रस शोषक कीट है जो पिछले काफी सालों से रबी सीजन की जितनी भी फसलें हैं ना, उनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। वैसे तो इस कीट का जो हमला है ना, वो आपको पूरे साल भर देखने को मिलता है, लेकिन जब रबी सीजन चालू होता है ना, तो ये कीट सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाता है और फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और फसलों में भी अगर मैं बात करूं ना, तो मिर्च की जो फसल रहती है ना, उसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये मिर्च की जो नाजुक पत्तियां रहती है, जो नई पत्तियां निकलती है ना, उसमें से रस चूसता है और पत्तियों को ऊपर की ओर मोड़ देता है। उसी कारण से मिर्च की फसल में लीफ कर्ल वायरस जो है वो आ जाता है। और उसके अलावा रबी सीजन में जो भी प्याज की बुआई होती है ना, उसमें भी इसका हमला काफी ज्यादा देखने को मिलता है। प्याज की फसल में आपने देखा होगा कि जब शुरुआत में अपन जैसे ही प्याज की रोपाई करते हैं, तो ऊपर से जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ के सूखना शुरू कर देती है, और साथ ही साथ में पत्तियों के बीच में आपको टाके जैसे निशान दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है किसी ने खुरेज दिया हो। तो ये जितने भी लक्षण दिखाई देते हैं ना, ये इसके पीछे थ्रिप्स का ही हाथ होता है। और इसके अलावा ये थ्रिप्स टमाटर और बैंगन, इन फसलों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इन फसलों के अंदर इसके नुकसान आपको फ्रूट के ऊपर ज्यादा देखने को मिलेंगे। फल अगर आप गौर से देखोगे तो आपको फलों के ऊपर स्कॉर्चिंग दिखाई देगी, यानी कि खुरदुरे निशान बनते हुए दिखाई देते हैं, जिससे फल की गुणवत्ता जो है वो खराब हो जाती है और उसका मार्केट रेट जो है ना, वो आपको अच्छे से नहीं मिल पाता है। तो ये जो फल के ऊपर जो निशान बनते हैं ना, इसके पीछे भी थ्रिप्स का ही हाथ होता है। अब किसान मित्रों, थ्रिप्स को कंट्रोल करने से पहले आपको इसका लाइफ साइकिल समझना पड़ेगा। यानी कि अगर आप लाइफ साइकिल समझ लोगे ना, तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि थ्रिप्स की कौन सी अवस्था कौन सी फसल को कब सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। थ्रिप्स का पूरे लाइफ साइकिल की अगर बात करें, तो इसका जो पूरा लाइफ साइकिल रहता है, ये 30 से 40 दिनों में कंप्लीट हो जाता है। यानी कि अंडे से लेके एडल्ट तक की जो इंसेक्ट की जो अवस्था रहती है ना, ये 30 से 40 दिन में कंप्लीट हो जाती है। जब इसका एडल्ट अंडे देता है, तो उस अंडे को फूटने के बाद में उसमें से निकलता है लार्वा, और ये जो लार्वा रहता है ना, यही फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और ये बिल्कुल बारीक रहता है, जो आपको नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है। जब आप पत्तों को गौर से देखते हो, तब जाके आपको पता चलता है कि इसके अंदर थ्रिप्स का हमला हो चुका है। अब किसान मित्रों, थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए आज की डेट में मार्केट में आपको कई सारे टेक्निकल मिल जाएंगे, लेकिन अभी तक का थ्रिप्स के ऊपर सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा जो रिजल्ट है, वो आपको ब्रोफिनालीड के अंदर मिलेगा। ब्रोफिनालीड जो कि कात्यायनी आउटबस्ट के अंदर मिलेगा। ये टेक्निकल नया होने के साथ साथ में ये थ्रिप्स के ऊपर काफी इफेक्टिव तरीके से रिजल्ट दिखाता है, और अभी तक थ्रिप्स के अंदर इसकी रेसिस्टेंट पावर भी डेवलप नहीं हो पाई है। तो आप एक ही बार में इसका स्प्रे करते हो ना, तो थ्रिप्स जो रहता है वो पूरी तरीके से कंट्रोल होता हुआ दिखाई देता है। और रही बात इसके उपयोग की मात्रा की, तो आप इसे सभी प्रकार की फसलों में स्पेशली थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए 17 से लेकर 34 ml तक की मात्रा को 1 एकड़ के हिसाब से उपयोग में ले सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे कीट की, यानी कि तना छेदक और फल छेदक। ये दोनों ही जो कीट है ना, ये भी आपको रबी सीजन में काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। और रबी सीजन में स्पेशली बैंगन की फसल को, टमाटर की फसल को और मिर्च की फसल को, ये जो सब्जी वाली जितनी भी फसलें आती है ना, इनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इन दोनों कीटों को भी अगर आपको कंट्रोल करना है ना, तो इसका भी आपको लाइफ साइकिल जो है वो समझना पड़ेगा। यानी कि तना छेदक और फल छेदक जो रहता है ना, इसके एडल्ट इंसेक्ट जो रहते हैं ना, ये क्या करते हैं ना, ये फल के ऊपर या फिर तने के ऊपर बैठ के अपने अंडे उसके अंदर छोड़ देते हैं, और अंडा जो रहता है ना, वो तने के अंदर रहता है या फिर फ्रूट के अंदर चला जाता है। उसी कारण से जब भी आप कोई दवाई का छिड़काव करते हो ना, तो इसके अंडों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जब ये अंडे अंदर फूटते हैं, यानी तने के अंदर फूटेगा, तो उसके अंदर जो लार्वा निकलेगा वो तने को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, और
और फल के अंदर जो अंडा फूटेगा उससे निकलेगा फल छेदक। और ये जो फल छेदक रहता है ना, ये फल के अंदर का जो भी गूदे वाला भाग रहता है ना, तो सॉफ्ट रहता है और खाने में मीठा लगता है। उसी कारण से ये फल छेदक जो रहता है ये अंदर के पूरे गूदे को खा के नष्ट कर देता है और फल की जो गुणवत्ता रहती है ना उसे पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। और उसी कारण से उसका रेट जो रहता है ना वो आपको सही देखने को नहीं मिलता है। और वहीं दूसरी ओर जो तना छेदक रहता है ना, ये तने के अंदर जो भी भाग रहता है ना, यानी जाइलम फ्लोएम जो रहता है ना, उसे खाकर नष्ट कर देता है। उसी कारण से पौधों के अंदर पोषक तत्वों का आवागमन है ना वो पूरी तरीके से अवरुद्ध हो जाता है। उसी कारण से पौधे की जो बढ़वार रहती है ना वो जहां पर होती है ना वहीं पर रुक जाती है और आप देखोगे कि पौधा जो रहता है वो पूरी तरीके से मुरझा के सूखने लग जाता है। तो ऐसी कंडीशन अगर बन रही है तो समझ जाइए कि आपकी जो फसल है ना उसके अंदर तना छेदक की समस्या आ चुकी है। अब किसानों तो आपने समझ लिया कि तना छेदक और फल छेदक होता क्या है, इसका लाइफ साइकिल किस प्रकार से काम करता है। अब जानते हैं इन दोनों को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो किसान मित्रों मैं आपको एक ही कीटनाशक बताऊंगा जो अगर आप सभी प्रकार की फसलों के अंदर उपयोग में लेते हो ना तो उससे तना छेदक भी कंट्रोल होगा और उससे फ्रूट बोरर यानी फल छेदक जो है ना वो भी आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। और इस कीटनाशक का नाम है कात्यायनी चक्रबीज, जिसके अंदर क्लोरेंट्रान नीलीप्रोल 18.5% SC फॉर्म में पाया जाता है। लिक्विड गाढ़े फॉर्म में दवाई आती है। तो आप जब भी इसका इस्तेमाल करें तो अब इसे अच्छे से हिला ले, उसके बाद में ही दवाई का घोल बनाएं। अब ये जो टेक्निकल है ना इसके अंदर ओविसाइडल एक्शन भी होती है। मतलब कि क्या होगा ना, जो भी एडल्ट इंसेक्ट ने जो भी अंडे दे रखे हैं ना तो अंडे इसके संपर्क में आते हैं ना तो अंडे भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे और साथ ही साथ में जो लार्वा है ना वो तो आसानी से कंट्रोल होता ही है। अब काफी किसानों का ये सवाल आता है कि हमने क्लोरेंट्रान नीलीप्रोल का स्प्रे कर दिया फिर भी फल छेदक और तना छेदक जो है वो नष्ट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, ये जो तना छेदक और ये फल छेदक है ना इसके अंदर रेसिस्टेंट पावर डेवलप हो गई है। अब इस रेसिस्टेंट पावर को तोड़ने के लिए आपको 2 या 2 से ज्यादा कीटनाशक एक साथ उपयोग में लेने पड़ेंगे। तो आप इसके साथ में क्लोरेंट्रान नीलीप्रोल जो ले रहे हैं उसके साथ में इमामेक्टिन का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इमामेक्टिन अगर नहीं मिल रहा है तो आप इसके साथ में लैम्बडा साइक्लोथ्रिन जो है उसका भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। और इसके अलावा आप नीम ऑयल जो रहता है ना वो भी इसके साथ मिला सकते हो। इससे क्या होता है ना कि काफी पावरफुल कॉम्बो बन जाता है और तना छेदक और फल छेदक जो रहता है ना वो काफी बेहतरीन तरीके से कंट्रोल होता हुआ दिखाई देता है। अब एक क्लोरेंट्रान नीलीप्रोल जो है इसके उपयोग की मात्रा आपको कितनी रखनी है, अगर आप शुरुआती अवस्था में स्प्रे कर रहे हैं, पहला स्प्रे कर रहे हैं तो आप 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में ले। वहीं आपने पहले स्प्रे कर दिए हैं तो आप इसका डोज थोड़ा बढ़ा सकते हो। इसका डोज आपको इस कंडीशन पर 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखना है। किसान मित्रों अब बढ़ते हैं तीसरे कीट की ओर जिसका नाम है दीमक। दीमक आपने देखा होगा कि जो दीमक की समस्या है ना ये रबी सीजन में ही सबसे ज्यादा आती है और रबी सीजन में भी ये मेनली गेहूं की फसल हो गई हो, चना की फसल हो गई हो और जौ की फसल हो गई हो। और इन तीनों प्रकार की जो फसलें रहती है ना इनके अंदर इसका हमला सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। बाकी फसलों में भी आता है लेकिन बाकी फसलों की तुलना में अगर आप इन तीनों फसलों में देखोगे ना तो दीमक की समस्या सबसे ज्यादा देखी जाती है। अब ये दीमक क्या रहता है ना, ये जमीन में पाए जाने वाला कीट है। ये क्या करता है, पौधे की जो जड़ें रहती है ना शुरुआती अवस्था में गेहूं की जब जड़ें जमीन में फैल रही होती है तो जड़ें नाजुक रहती है और इन्हें खाना काफी आसान रहता है। तो ये दीमक उसी अवस्था पर सबसे ज्यादा हमला करता है। और जब भी आप पहला पानी लगाते हो तब आपने देखा होगा कि जो पौधे का तना रहता है ना उसके ऊपर आपको मिट्टी चढ़ती हुई दिखाई देती है। तो ये ऐसी कंडीशन अगर आपको बनती हुई दिखाई दे रही है और पौधे आपको घेरे में सूखते हुए दिखाई दे रहे हैं ना तो आपको समझ जाना है कि गेहूं की फसल हो या फिर चने की फसल हो या फिर जौ की फसल हो, इसके अंदर दीमक का हमला हो चुका है। अब ये दीमक क्या करता है ना, पौधे की जो जड़ें रहती है ना सबसे पहले उसे काट देता है, उसके बाद में उस जड़ों को अंदर से पूरी तरीके से खोखला कर देता है। उसी कारण से पौधा जमीन से पानी और पोषक तत्व जो है ना वो ग्रहण नहीं कर पाता है। और अगर आप अक्सर देखोगे जब भी दीमक का हमला फसल के अंदर होता है ना तो पौधे पूरे के पूरे घेरे में बनकर सूखना शुरू हो जाते हैं। अब किसान मित्रों सबसे जरूरी बात, आज की डेट में दीमक को कंट्रोल करने के लिए भी मार्केट में आपको कई सारे कीटनाशक मिल जाएंगे, लेकिन इनमें से सबसे प्रभावी और सबसे इफेक्टिव और सबसे किफायती रेट में आने वाला कीटनाशक है फिप्रोनिल 0.3। ये दानेनुमा कीटनाशक आता है जिसे आप आसानी से खाद के साथ में मिला के जमीन के माध्यम से उपयोग में ले सकते हो। और ये जो रहता है ये जमीन के माध्यम से जब भी उपयोग में लिया जाता है तो ये दीमक को तो खत्म करता ही है, उसके अलावा और भी कोई अन्य भूमिगत कीट होते हैं जैसे कि तना छेदक की समस्या आती है तो ये उन्हें भी काफी आसानी से कंट्रोल कर देता है। रही बात इसके उपयोग की मात्रा की तो आपको इसे 8 से लेकर 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। किसान मित्रों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीडियो के चौथे कीट के बारे में जिसका नाम है एफिड। इसे किसान भाई माहू के नाम से भी जानते हैं। इस कीट का हमला जब भी फसल में होता है ना तो ये हमेशा झुंड में अटैक करता है और झुंड में आपको बारीक छोटे छोटे कीट अगर आपकी फसल के ऊपर लगते हुए दिखाई दे रहे हैं ना तो समझ जाइए कि आपकी जो फसल है उसके अंदर माहू का जो अटैक है ना वो पूरी तरीके से हो चुका है। और ये भी ज्यादातर रबी सीजन के अंदर सरसों
सरसों की जो फसल रहती है ना उसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद में गेहूं में, जौ में, चना के अंदर, उसके अलावा मिर्च, टमाटर और बैंगन, इन फसलों में भी इसका हमला देखा जाता है। लेकिन ये सबसे ज्यादा रबी सीजन में सरसों की फसल जो रहता है उसे ही नुकसान पहुंचाता है। इसके जो बारीक कीट रहता है ना, ये पत्तियों पर, तनों पर और फलियों पर बैठ के लगातार रस चूसते हैं। उस कारण से पौधा कमजोर हो जाता है, उसके अंदर फूल जो है वो अच्छे से नहीं बन पाते। अगर फलियां बन रही होती है ना तो फलियों के अंदर जो दाना रहता है ना उसके अंदर तेल की जो मात्रा है ना वो अच्छे से नहीं बन पाती है और दाने का जो वजन है ना वो भी अच्छे से नहीं बैठ पाता है। अब इस एफिड को कंट्रोल करने के लिए भी आपको मार्केट में कई सारे टेक्निकल मिल जाएंगे, लेकिन अभी तक सभी प्रकार की फसलों में माहू को कंट्रोल करने के लिए सबसे इफेक्टिव रिजल्ट जो है वो आपको कात्यायनी थायोक्साम 75 के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके अंदर थायोमेथोक्साम 75% एसजी फॉर्म में पाया जाता है, जो कि माहू के ऊपर काफी इफेक्टिव तरीके से नियंत्रण करता है। और रही बात इसके उपयोग की मात्रा की, तो आप इसे 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में ले। किसानों, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीडियो के आखिरी कीट के बारे में, जिसका नाम है लीफ माइनर। लीफ माइनर का जो हमला है ना आपको ज्यादातर सब्जी वर्गीय जो फसलें है ना उसी के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा नींबू वर्गीय जो पौधे आते हैं जैसे संतरा, नींबू और मौसम्बी, इनके अंदर भी इसका हमला काफी ज्यादा देखने को मिलता है। अब ये जो लीफ माइनर रहता है ना, इसकी जो मादा मक्खी रहती है ना, ये क्या करती है, पत्तों के ऊपर अपने अंडे छोड़ देती है और जब ये अंडा फूटता है ना तो उसमें से लार्वा बाहर निकलता है। और ये लार्वा क्या करता है, पत्तियों का जो हरित लवक रहता है ना यानी क्लोरोफिल जो रहता है ना उससे खाते हुए पत्तियों के अंदर सुरंग बना देता है। और सुरंग जो रहती है वो आपको इस प्रकार से दिखाई देती है जैसे पत्तियों के ऊपर किसी ने लाइनें बना दी हो। और ये लार्वा जो रहता है ना ये पत्तियों पर सांप की जैसी लाइनें बना देता है। तो इसकी जो पहचान रहती है ना वो काफी आसान रहती है, मतलब पत्तियों में अगर लाइनें बनी हुई तो समझ जाइए कि उसके अंदर लीफ माइनर का अटैक जो है वो हो चुका है। और ये जो लीफ माइनर रहता है ना, जब भी पत्तियों के हरित लवक को खाता है ना तो पौधा पूरी तरीके से कमजोर हो जाता है और जो पौधे के अंदर फूल जो बन रहे होते हैं वो भी पूरी तरीके से रुक जाता है। फल की क्वालिटी बन रही होती, फल के साइज बन रही होती ना, वो भी पूरी तरीके से इससे प्रभावित होती है। अब किसान मित्रों, सबसे जरूरी बात है कि इस लीफ माइनर को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो लीफ माइनर को कंट्रोल करने के लिए आपको एक ही कीटनाशक उपयोग में लेना है जिसका नाम है केएसिन। इसके अंदर अबामेक्टिन 1.9% ईसी फॉर्म में पाया जाता है। ये काफी अच्छा कीटनाशक है जो अभी तक लीफ माइनर के ऊपर काफी बेहतर रिजल्ट देखे जा रहा है। और रही बात इसके उपयोग की मात्रा की, तो आप इसे 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। और किसान मित्रों, टमाटर की फसल के अंदर लीफ माइनर का हमला काफी ज्यादा देखने को मिलता है और टमाटर के केस में आपको क्या करना है, टूटा एब्सोल्यूटा के जो ट्रैप आते हैं ना, ये ट्रैप आपको लगभग 5 से 10 1 एकड़ के हिसाब से इंस्टॉल कर लेना है। इससे क्या होगा ना, जो भी इस लीफ माइनर के एडल्ट इंसेक्ट है या फिर मादा मक्खी जो है ना वो इस ट्रैप के अंदर अट्रैक्ट होती है और उसके अंदर आपको एक ट्रैप के अंदर 2 से 4 अगर एडल्ट इंसेक्ट दिखाई देने लगते हैं ना तो आपको पहले ही प्रिवेंटिव में ही कीटनाशक का स्प्रे कर देना है, जिससे आपको रिजल्ट जो है वो काफी शानदार देखने को मिले। तो किसान मित्रों, यही थे वो टॉप 5 कीट जो साल 2025 के रबी सीजन में फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर आप प्रिवेंटिव में ही पहले ट्रीटमेंट ले ले ताकि फसल को ज्यादा नुकसान न पहुंचे। और वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में इस वीडियो को अपने किसान मित्रों के साथ में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।